नमस्कार दोस्तों, गोत्रित आश्रम के विशेष श्रृंखला गोपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आप सबके जीवन से जुड़ी हुई है। ये आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपके रिश्तेदारों दोस्तों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका जो स्वास्थ्य के प्रति एक नजरिया है उसको बदलेगा कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन की जमा पूंजी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप हॉस्पिटलों के चक्कर से बच सकते हैं। क्योंकि जो वर्तमान में महामारियों का दौर चल रहा है उसमें सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कैंसर की समस्या भी गंभीर रूप लेती जा रही है। जो अभी कोरोना के इस काल में अभी वो दबा हुआ विषय हो चुका है, लेकिन आज हमारी जो विशेष कड़ी है, जो विशेष श्रृंखला है, इसके अंदर हमारा विषय है गोपैथी, मानव स्वास्थ्य प्रबंधन व कैंसर। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर आर एस चौहान जी हम सबके बीच में हैं। डॉक्टर साहब का परिचय हम सबके लिए एक औपचारिकता की बात है। डॉक्टर साहब को सभी लोग इस देश में जानते हैं, जो गाय के विषय से जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य के विषय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब हेड पैथोलॉजी एंड वेटनरी साइंस रहे हैं, डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर आईवीआर रहे हैं, डॉक्टर साहब डायरेक्टर आईबीटी रहे हैं, और डॉक्टर साहब का 40 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है गोपैथी और गौ माता के गव्यों के रिसर्च को लेके। और डॉक्टर साहब WHO जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्था के सलाहकार भी रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करें, और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हम सबके साथ जुड़े रहें और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब लिंक को आप घंटी बजाकर ज्वाइन करें, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और डॉक्टर साहब के जितने भी व्याख्यान हैं उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप उसको देखिए और आपको पता लगेगा कि आपके स्वास्थ्य में कैसे बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा और कैसे आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी विनोद जी, आपकी आवाज कम हो गई। जी डॉक्टर साहब। आ रही है आवाज? हाँ डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। मैं प्रारंभ करूं? जी डॉक्टर साहब, अभी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आज का जो हमारा विशेष प्रोग्राम है गोपैथी, मानव स्वास्थ्य प्रबंधन व कैंसर, इस विषय पे हम चाहते हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद विनोद जी। आज का जो विषय आपने बताया कि जो गोपैथी और इसका क्या प्रभाव है कैंसर के ऊपर, तो वो देखेंगे। कैंसर में हमने प्रयोगों से सिद्ध किया है, प्रयोगशाला में भी और क्लिनिकल भी, और इस पर यूएस पेटेंट भी है। हमारे देसी गाय के गोवंश का जो पंचगव्य पदार्थ है उनसे कैंसर कैसे ठीक होता है, ये सारी बातों को समझने का एक प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। देखिए क्या होता है शरीर में कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। जैसे कल्पना करिए कि हमारे हाथ में पैर में कभी कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है या सर्जरी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एक घाव भरने के लिए हम इलाज करते हैं, उस पर दवा लगाते हैं, और कुछ दिन के बाद देखते हैं कि घाव बिल्कुल भर गया। क्यों? क्योंकि कुछ कोशिकाएं शरीर की विभाजित होकर के जो घाव बीच में गैप हुआ था उस गैप को पूरा भर देती है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जो गैप था भर गया, और वो जो गैप भर गया उसके बाद फिर कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर में उस जगह पर कभी कोई घाव भी हुआ था क्या। तो एक शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है सारी प्रोसेस में कि जो शरीर की कोशिकाएं विभाजित होके घाव को या कमी को पूरा करते हैं, वो शरीर के कुछ नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि शरीर में चोट लगी थी, उस घाव को भरना था, या शरीर की जरूरत थी
कुछ कोशिकाओं के ज्यादा की वहां पर, तो उस हिसाब से कोशिकाएं मल्टीप्लाई करी, विभाजित हुई और उन जगहों को गई। मगर कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में कोई भी एक कोशिका इन शरीर के नियमों का पालन नहीं करती, बिगड़ जाती। और बिगड़ जाती है तो क्या करती है, हम लोग डेफिनेशन में कहते हैं अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड, पर्पजलेस ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। माने जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसका कोई कंट्रोल नहीं, जो शरीर के नियम को नहीं मानती और अपने आप विभाजित होना शुरू हो जाती है, और इतना विभाजित होती है कि शरीर में गांठ बना देती है। ऐसी कोशिकाएं और ऐसी जो गांठ बनती है उसको कैंसर कहते हैं। और ये अगर हम देखें तो शरीर में आमतौर पर रोजाना कुछ न कुछ ऐसी कोशिकाएं परिवर्तित होती रहती हैं जो बिगड़ जाती हैं स्वभाव से। जैसे नहीं कहते परिवार में, समाज में कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, गुंडे बदमाश बन जाए, तो क्या कहते हैं, भाई ये तो शरीर के, ये तो समाज के लिए नासूर बन गया सॉरी, ये तो समाज के लिए कैंसर बन गया। हिंदी में कैंसर को कर्क रोग। तो माने ऐसे समझने की जरूरत है कि जैसे कोई व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का वो बिगड़ गया और वो समाज के लिए नासूर बन गया, ऐसे ही कोई कोशिका जब शरीर में बिगड़ जाती है और अनियंत्रित, उद्देश्यहीन और शरीर के नियमों का पालन नहीं करते हुए लगातार विभाजित होती रहती है, ऐसी को परिस्थिति को कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर बनता क्यों है जी? आमतौर पर जो वैज्ञानिकों के मत है उसमें चाहे कैंसर का कारण कुछ भी हो, अभी बताऊंगा मैं कारण क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी प्रकार के कारण से कोशिका के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स है, जो डीएनए है, उसमें परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन होता है। इसको जेनेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि घाव को भरने के लिए कोशिका का विभाजित होना आवश्यक था, तो विभाजन होने के लिए, कोशिका का विभाजन होने के लिए एक जीन उसमें रहता है जिसको कहते हैं ऑन्कोजीन, और उसके विपरीत एक होता है उसे कहते हैं एंटी ऑन्कोजीन। मानी एक जीन जो ये कहे कि भाई कोशिका तुम डिवाइड करिए, तुम्हारी जरूरत है, वो ऑन्कोजीन, और एक उसके विपरीत की जो ये दो कहे कि भाई आप विभाजित मत होइए, तो वो एंटी ऑन्कोजीन। अब जो हमने बताए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी कारण है, उस कारण से अगर जीन का आकार, जीन में जो कंपोजिशन है वो बदल जाए, उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदल जाए, उसके डीएनए में परिवर्तन आ जाए, तो वो कोशिका अनियंत्रित रूप से मल्टीप्लाई करने लगे। कैसे? जो जीन मल्टीप्लाई करने वाला था, अगर उसमें एक दो का भी अंतर आ गया न्यूक्लियोटाइड का, तो जो एंटी ऑन्कोजीन था उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो विभाजित होना शुरू हो जाएगी। या इसके उलट एंटी ऑन्कोजीन में कोई परिवर्तन आ गया तो जो ऑन्कोजीन है वो उससे कंट्रोल नहीं होगा, वो अनियंत्रित विभाजित होती रहेगी। तो माने कोई भी कारण है। अब जैसे फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में रेडिएशन है, एक्स रेज, गामा रेज। अभी पिछले दिनों इस महामारी में आपने सुना होगा कि तमाम लोग लंग्स का, अपने शरीर का सीटी स्कैन कराना चाहते हैं। तो कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आके टीवी पर वक्तव्य दिए कि भाई ज्यादा सीटी स्कैन मत कराएं, क्योंकि सीटी स्कैन कराएंगे तो इससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो रेडिएशन निकलता है, जो उसमें रेज निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो कैंसर बनाती है। तो ऐसे ही जीन है, एंटी ऑन्कोजीन को अंतर करती, गड़बड़ करती है। ऐसे ही ज्यादा धूप में रहने वाले, या जैसे कहिए यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है। अब एक तो घरों पे कुकर, ओवन है ना, तो इस प्रकार की चीजों से जो रेडिएशन होता है, एक्सरे से, सीटी स्कैन से, ये रेडिएशन खतरनाक मात्रा में होता है, तो ये कैंसर बनाता है। इसी प्रकार जो एटम बम है, यूरेनियम है, ये सब गड़बड़ जो। और केमिकल कॉज में जैसे लेंगे तो कोल तार है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सब कैंसर बनाते हैं। कई प्रकार की मेडिसिन से, कई प्रकार के केमिकल से, पेस्टिसाइड से, हेवी मेटल से, माइकोटॉक्सिन से, अफ्लाटॉक्सिन है, तो ये सारे कॉज केमिकल में आते हैं। और बायोलॉजिकल में मुख्य रूप से वायरस है, पपोवा वायरसेस है, हर्पीस वायरसेस है,
और रेट्रोवायरसेस है। मेनली रेट्रोविरिडी फैमिली में ज्यादा लेंटिविरिडी सब फैमिली है, उसके जितने वायरसेस हैं वो सब कैंसर बनाते हैं, एनिमल्स में भी और आदमियों में भी। लेकिन उन सब के बनाने का मैकेनिज्म सिर्फ दो ही प्रकार से होगा। एक तो जेनेटिक, जो मैं अभी बता रहा था कि जीन में कोई चेंज आ गया। दूसरा एक मैकेनिज्म होता है एपिजेनेटिक। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई एपिजेनेटिक मैकेनिज्म से भी कैंसर बनता है। उसमें क्या है कि जीन में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जीन का जो प्रोडक्ट मटेरियल है, जीन से एमआरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगी, और वो जो प्रोटीन है वो सेल को डायरेक्ट करती है कि आप मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे करके जो जीन का प्रोडक्ट है वो खतरनाक, तो उसकी वजह से कैंसर बनता है। दो ही मैकेनिज्म बताए जाते हैं, जेनेटिक और एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। इससे क्या होता है कि जो सेल है वो एक विशेष प्रकार की सेल कन्वर्ट हो जाती है डिवाइडिंग सेल्स में, कैंसर सेल के अंदर। और एक बात बताऊं बड़ी मजेदार यहाँ पर, कि कैंसर अधिकांशतः एक ही कोशिका से बनता है। एक ही कोशिका कोई गड़बड़ करने लगेगी और उसी से बनना शुरू हो जाए, ठीक। इसे मोनोक्लोनल नेचर कहते हैं कैंसर। दूसरा क्या है कि हमेशा इमेच्योर सेल से बनता है, माने ऐसी सेल, प्लूरीपोटेंशियल या मल्टी पोटेंशियल सेल कहते हैं इनको हम, ये शरीर के हर अंग में, हर टिश्यू में बीच बीच में रह जाते हैं इक्का दुक्का। और वो सेल क्या काम करते हैं कि जब कभी वहां डैमेज होता है, कोई पैथोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से जो घाटा पूरा करना है सेल्स का, वो विभाजित होकर उसको पूरा करते हैं। लेकिन किसी केमिकल से, किसी वायरस से, किसी प्रकार के रेडिएशन से अगर वो कोशिका का डीएनए बदल जाए, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, तो वो अनियंत्रित रूप से विभाजित करना शुरू करती है, और ऐसी स्थिति को हम कैंसर कहते हैं। अब जैसे देखेंगे कि शहर में, सभी शहरों में तकरीबन देखे होंगे कि पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। शाम होते ही पुलिस की गाड़ियां ये घूमती है जगह जगह करके, कि कोई गुंडा बदमाश अगर सड़क में कहीं घूम रहा है या कहीं निकल रहा है तो उसे पकड़ ले, चोरी नहीं होने दे, डकैती नहीं होने दे, पेट्रोलिंग करती है। इसे कहते हैं सर्विलेंस, निगरानी। इसी प्रकार शरीर में जो इम्यून सेल्स है, शुरुआती हमने एक रखा था इम्यूनिटी के ऊपर, जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन पर रखा था, उसमें बात हुई थी सारी इम्यूनिटी की, जिसमें टी सेल्स है, बी सेल्स है, एनके सेल्स है, मैक्रोफेजेज है, न्यूट्रोफिल्स है, तमाम तरह की सेल्स ऐसी हैं जो रक्त में और शरीर में ये बात की सर्विलेंस रखती है, निगरानी रखती है कि कोई भी सेल ऐसी तो नहीं है जो अनियंत्रित रूप से विभाजित करना शुरू कर दी। और उन्हें जैसे ही पता चलता है वो तुरंत ऐसी सेल को पकड़ के खा के खत्म कर देती। तो माने कहने का ये है कि निरंतर हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों में प्रदूषण के फलस्वरूप निश्चित रूप से कुछ न कुछ कैंसर रोजाना बनने की प्रक्रिया रहती ही रहती है। और ये प्रक्रिया को जो इम्यून सेल्स है वो सर्विलेंस के दौरान, अपनी निगरानी के दौरान उनको पकड़ के मार के खत्म कर देती। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती। अब कल्पना करिए कि जो सर्विलेंस थी, जो निगरानी वाली सेल्स थी, वो कमजोर पड़ गई, हमारी निगरानी कमजोर हो गई, सर्विलेंस कमजोर हो गई, तो वो कैंसर की सेल अपना रूप पकड़ लेगी और वो कैंसर बना देगी शरीर। तो ये एक शरीर में कैंसर बनने की प्रक्रिया के बारे में मैंने ब्रीफ में, संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अब होता क्या है कि एक जगह कैंसर बना, वहां पर कैंसर की गांठ बन गई। अब वो जो कोशिका निरंतर विभाजित होती है, तो वो जैसे अभी कोरोना वायरस के केस में आया कि ये निरंतर रूप बदल रहा है, ऐसे ही वो शरीर की कोशिका भी निरंतर रूप बदलती रहती है। माने वो आज डिवाइड कर रही थी, डिवाइड करते करते कोई और मॉलिक्यूल था उसकी सरफेस पे, और कुछ दिन के बाद कोई और मॉलिक्यूल हो गया, कुछ दिन के बाद कोई और हो गया। तो अपनी जो सतह है, सतह पर उपस्थित जो प्रोटीन्स रहती हैं कैंसर की कोशिका की, वो निरंतर रूप बदलती रहती है, केमिकल स्ट्रक्चर बदलती रहती है। और इस प्रकार से वो शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर देती है। क्योंकि जब तक इम्यूनिटी पहली स्टेज वाले की बन पाती है, तब तक वो रूप बदल के दूसरी स्टेज की बन जाती है, जब उसकी बदल पाती है तो वो तीसरी स्टेज की बन जाती है। तो इस प्रकार वो इम्यूनिटी वाला जो मैकेनिज्म शरीर में रहता है, आमतौर पर ऐसी कैंसर की कोशिकाएं उस मैकेनिज्म को भी बाईपास करके अपनी बढ़वार जारी रखती है। दूसरे क्या करती हैं
कि जो शरीर की ताकत है, शरीर को जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में जाता है, जहां से हर सेल तक पहुंचता है, उसका पाचन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म से एनर्जी बनती है जिससे हम लोग काम करते हैं। अब वो जो शरीर का पाचन और ग्लूकोज जो बना था, जो शरीर के कार्यकलापों में काम आना था, उसे कैंसर की कोशिकाएं खाना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, उनका वेट कम हो जाता है, उनको हल्का हल्का बुखार रहता है, कमजोरी बहुत हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण ऐसे व्यक्तियों में आते हैं। और क्या कि एक जगह कैंसर बना और वहां से शरीर के दूसरे अंग में चला गया, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक जगह से बना कैंसर और उसकी कोशिकाएं छूट के दूसरी जगह जब जाती हैं तो रास्ते में इम्यून सेल्स के द्वारा वो मार दी जाती है, और कई बार वो जहां जाना चाह रही थी वहां न जाके कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो इसको स्किप या रिट्रोग्रेड मेटास्टेसिस में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब ये कैंसर की बात मैंने बताई, और इसकी पहचान कैसे होगी? एक तो व्यक्ति के लक्षण से कि कमजोर होना, हल्का बुखार रहना और थकान हो जाना, वजन कम होते रहना, ये मुख्य लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। दूसरे, अगर आंत में है तो डायरिया की स्थिति आएगी, स्किन में है तो उधर थोड़ा सा दिखाई देगा, कहीं और है तो जैसे दर्द ज्यादा लग रहा है क्या, ऐसे करके लक्षण आते हैं, उससे पहचान। और इसकी जो बाकी डायग्नोसिस है, कई बार एक्सरे से, कई बार सीटी स्कैन से, या कई बार बायोप्सी करते हैं, माने वहां पर एक नीडल डाल के जहां कैंसर है उसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर निकाल लेते हैं और उनका फिर माइक्रोस्कोप में परीक्षण करते हैं और उससे देख लेते हैं कि किस प्रकार का कैंसर है, किस कोशिका का कैंसर है, और इस कैंसर की तीव्रता क्या है। जो कहते हैं ना, स्टेज 1 है साहब, 2 है, 3 है, क्या स्टेज का है, क्या ग्रेड का है, 1 2 3 ग्रेड, कौन सा ग्रेड है। तो ये बात हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी में करके पहचान पाते हैं। ये इसकी पहचान या डायग्नोसिस जिसे कहेंगे वो। और दूसरा, यही सब मेथड प्रोग्नोसिस में भी यूज होते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं कि कई उपाय हैं। रेडिएशन है भाई, रेडिएशन जिसमें कि उनको व्यक्ति को एक्सपोज किया जाता है कि जो रेडिएशन जो जीन बदला था वो कैसे ही उस जीन को डिस्ट्रॉय कर दे। एक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल डॉक्टरों की निगरानी में दिए जाते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि जो डीएनए डैमेज हुआ था उसको कैसे ही करके उस वाली बात को ठीक कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो कैंसर की कोशिकाएं जो है वो मरने लगेंगी और उनका फिर अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सब होता है, लेकिन इनके साथ ही एक डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि एक तो ये जो थेरेपी है या सर्जरी है, सर्जरी कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है तो काट के निकाल देते हैं, मुंह का है, गले का है, और भी कई अंगों के, कि जब कभी डायग्नोसिस हो जाए और सर्जरी प्लान हो जाए तो सर्जरी में काट के निकाल देते। अब इनके डिसएडवांटेज क्या है इन सब थेरेपी के? एक तो बड़ी कष्टकारी, रेडिएशन है, चाहे कीमोथेरेपी है, इवन सर्जरी है। सर्जरी में उम्मीद ये रहती है कि सारा कैंसर कट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन कई बार क्या है कि कुछ कोशिकाएं छूट जाती हैं। अब जो छूट गई तो वो फिर दोबारा से कैंसर बना देती है शरीर में, तो रिकरेंस भी होती है। ये सब प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, होती हैं, और ट्रीटमेंट भी होते हैं। तमाम लोगों के हम लोगों ने सुना, फिल्म स्टार से लेकर के या कोई अच्छे बड़े लोगों को, नेताओं को, कि उनके ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, उसके बाद वो ठीक हो गए। ऐसे करके बात होती। अब एक जो हम लोग जिस विषय की बात करते हैं, मुख्य विषय पे आते हैं, वो है गोपैथी या काउपैथी, पंचगव्य काउपैथी। जो हमारी देसी गाय है और देसी गाय से प्राप्त 5 चीजें, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय, के जिनके पूरे कॉम्बिनेशन से या अकेले अकेले जो भी रिसर्च हुई है उनसे कैंसर कैसे ठीक होता है, क्या होता है, मैं एक एक करके बात करता हूं। जो यूएस पेटेंट है हमारा वो गोमूत्र के लेकर है, और गोमूत्र में क्या है कि जो देसी गाय है इसका 70% डिस्टिल्ड और प्रोसेस्ड गोमूत्र, और उसको देखा हमने 2 तरह की स्टडीज होती हैं, इन विट्रो और इन वीवो। जब एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था
कि जो स्टडी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होती है या जैसे एंटी कैंसर होती है, ये दो प्रकार से होती है, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो माने कि लेबोरेटरी में ही हम सिंथेसाइज करके वही काम करते हैं, और इन विवो की जानवरों में एक्सपेरिमेंट या फाइनली जब आदमियों में आती है दवा तो उनमें टेस्टिंग कैसे होगी। तो पहले मैं इन विट्रो की बात करता हूँ। लेबोरेटरी में सेल कल्चर, कैंसर की सेल्स का कल्चर करते हैं और उस कल्चर में गोमूत्र का प्रभाव देखते हैं। हमने गोमूत्र के प्रभाव देखे, ढेर सारी जड़ी बूटियों के प्रभाव देखे, करीब मेरे ख्याल से 25-30 जड़ी बूटी थी नैनीताल के आसपास के जंगलों में, वहां से जगह जगह से शुद्ध मात्रा में कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करके और ऐसे करके देखा। तो हमने पाया कि भाई जो गोमूत्र है देसी गाय का, उसके बड़े जबरदस्त प्रभाव है कि जो इन विट्रो जो सेल्स कैंसर की हम ग्रो करते थे, उन कोशिकाओं को ये मार लेती है। क्या कि उन कोशिकाओं में एक प्रक्रिया शुरू कर देती है कि एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के मायने, ये साइंटिफिक वर्ड है, इसके मायने आमतौर पर निकालते हैं हम लोग सेल सुसाइड। माने कि जो गोमूत्र या गोपैथी का ट्रीटमेंट जो इन विट्रो दिया जाता है, तो वो जाकर के क्या करता है कि उन कोशिकाओं के अंदर ऐसी स्थिति बना देता है कि उन कोशिकाओं को लगता है कि भाई तुम डिवाइड होकर कैंसर बना रहे थे, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम मर जाओ। तो वो कोशिकाएं मरना प्रारंभ कर देती हैं, और जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो कैंसर ठीक हो जाएगा। एक स्थिति। फिर हमने इन विवो स्टडी की। तो इन विवो माने एनिमल्स में, चूहों में स्टडी करी। चूहों में जो प्रयोग हुए उसमें देखा गया कि ये दो प्रकार से प्रभाव डालता है। कि एक तो बिल्कुल सही बात है कि कैंसर की कोशिकाओं में जाके एपोप्टोसिस शुरू करता है, उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जागृत करता है और वो कोशिकाएं मरना प्रारंभ कर देती। दूसरा, जैसा हमारा पहला ही लेक्चर था कि भाई वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यूनिटी बढ़ाता है गोमूत्र। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात थी उसमें क्या था कि मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब एक तरफ तो इन्होंने कैंसर की कोशिकाओं को मारना शुरू करा, और दूसरी तरफ इसने जो इम्यून सेल्स इम्यून सर्वेलेंस कर रही थी, शरीर में निगरानी कर रही थी कैंसर की कोशिकाओं को, तो उनको तेजी दे दी, उनको ताकत दे दी, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और मैक्रोफेज कोशिकाओं को ताकत दे दी तो उन्होंने इनको खा खा के खत्म करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोहरी तिहरी ताकत इसके ऊपर पड़ती है कैंसर के ऊपर। और अगर उस जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति हैं जिनमें कैंसर की बात है, अगर उनके शरीर में इतना दमखम बचा है कि उनकी इम्यून सेल्स रीएक्टिवेट हो सकती है, तो निश्चित रूप से उनके कैंसर के ठीक होने की संभावना बन जाती है। हम लोगों ने करीब मेरे ख्याल से नागपुर में कलेक्शन है, सारा कंट्रोल वहीं पे है, सारा डेटा भी है। वहां पर हमारे 2-3 वैद्य और हमारा ये गौशाला और गौशाला के प्रोडक्ट सब रहते। मुझे जैसा पिछली बार से मेरी बात हुई थी तो 6000 से ज्यादा केसेस कैंसर के वहां ठीक हुए, ऐसा रिकॉर्ड वहां पर है। एक मैं बड़ा मजेदार बताता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल दूंगा इसमें। एक जब मैं IVRI में डायरेक्टर रहा तो उस समय एक जयपुर के एक सज्जन थे, अग्रवाल साहब, उनके बेटे को गले का कैंसर हुआ, यहाँ जबड़े का ऐसे, और जबड़ा सूज करके बहुत भारी। अरे उन्होंने जगह जगह जैसे आम व्यक्ति की बेचारे की रहती है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराइए बच्चों का, उन्होंने इलाज कराया और सभी नामी ग्रामी जो हॉस्पिटल्स हैं जयपुर में, दिल्ली में, वहां उन्होंने इलाज कराया। और अंततोगत्वा ये हुआ कि उन्होंने जवाब दे दिया हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने कि साहब इसे ले जाइए, ये बच्चा आपका 2-3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, तो इसका जो भी है वो सेवा जो भी है वो करिएगा। वो घर पर लेके आ गए। उनको कहीं से इस बात में पता चला, उसी दौरान की बात है जब हमारा US पेटेंट हो रहा था, तो उनको जब आभास हुआ तो उन्होंने क्या किया कि मेरा फोन नंबर मिला, हमसे बात की, हमने गीता भवन को रेफर करा ऋषिकेश में,
तो खैर वहां बात हुई उनकी, तो वो उपचार लेने के लिए सीधे गीता भवन आ गए। वो बच्चे की कीमोथेरेपी भी हुई थी, तो उसके सर के बाल भी उड़े हुए थे, जबड़ा फूला हुआ था बड़ा भयंकर रूप से। गीता भवन में वो गौशाला जो देसी गोवंश की थी उसमें रहे करीब मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने। देसी गाय का वो गोमूत्र का भी उपयोग करा, दूध का भी उपयोग किया, भोजन व्यवस्था भी, गौ सेवा भी, सब वही जुटे रहे। और 2-3 महीने के उपरांत जो वो गांठ इतने बड़ी थी, जो किलो भर की रही होगी, वो सूख करके बिल्कुल एकदम से छोटी सी गांठ करके यहाँ रह गई। वो दोबारा बच्चे को लेके गए वहां पे अस्पताल में दिखाने के लिए, भाई चेकअप करा ले। जब वहां चेकअप कराने गए तो उन डॉक्टरों ने कहा कि ये वो बच्चा नहीं है, वो तो मर गया होगा, ये कोई आप दूसरा बच्चा उसका भाई पकड़ लाई। जबकि उनके पूरे रिकॉर्ड और उनकी पूरी फाइल गीता भवन में माननीय गौरी शंकर जी मोहिता जी होते थे उनके व्यवस्थापक, उनके पास थी। बहुत लोगों ने देखी, जो भी वहां विजिटर आते थे सभी देखी। बाकी कुछ डॉक्टर या कुछ वैज्ञानिक मानते नहीं मानते, बट ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो सब था। एक उदाहरण था, एक उदाहरण जब हम लोग ये रिसर्च कर रहे थे और ये सब बातें चलती थी, तो मेरे ऑफिस में एक बाबू थे राम अवतार मौर्य जी, उनकी भाभी को ब्रेस्ट कैंसर। उन्होंने पूछा कि साहब ऐसे ऐसे आप प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बता दिया कि इसके तो बच्चे भी नहीं होंगे और ये 2-4-6 महीने में मर जाएगी और ऐसे करके कैंसर है। तो हमने कहा भाई ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में आप ये लेके देखिए उपचार। उन्होंने प्रयोग किया तो वो महिला अभी भी जीवित है और उनका ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक हुआ, उसके बाद उनके 2 बच्चे भी। और उसके बाद वो रामोतारे मौर्य जी, अगर उन्होंने कहीं मेरा ये देखेंगे सुनेंगे, उन्होंने गाय गो विज्ञान से जुड़ गए और वो इस तरह से हेल्प करते हैं, इस तरह से मदद करते हैं कि बरेली शहर में गौमूत्र की सप्लाई उन्होंने अपने पास ले ली, पूरे शहर को सप्लाई कर। गीता भवन से मंगाएंगे, कहीं और से लेंगे, कहीं और से लेंगे, और तकरीबन 20-30 लाख रुपए का व्यापार कर लेते हैं। मैंने ऐसे करके गोमूत्र के बारे में जो मैंने बताया कि ये एंटी कैंसर जो लेबोरेटरी में इन विट्रो इफेक्ट आए, इन वीवो इफेक्ट आए, वो प्रैक्टिकली भी लोगों में देखे गए। एक और उदाहरण में पंतनगर का देता हूँ, और उनकी भी वही स्थिति कि भाई 2-4 महीने में इनकी डेथ हो जाएगी। उसने, लड़की ने माँ को ये प्रयोग कराया और करीब 10-12 वर्ष तक जीवित रही, उसके बाद उनकी डेथ हुई। माने कैंसर से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक के भी ठीक होते। अंतर क्या है कि रिकवरी क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात करूंगा कि एक तो जो रोगी व्यक्ति है जिनको कैंसर है, उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, उनमें जीने की इच्छा शक्ति कितनी है, ये बहुत डिपेंड करता है। किसी किसी व्यक्ति में ये होता है कि भाई बुढ़ापा है या शरीर इतना कष्ट पा चुका है, वो कहते हैं भाई अब प्राण छूटे, अब झंझट खत्म। तो जब इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कोई भी औषधि उसमें काम नहीं करती है। दूसरा क्या है, इम्यून कॉम्पिटेंस। जो मैंने कहा कि व्यक्ति में इच्छा शक्ति भी है और उनके शरीर में इतनी इम्यूनिटी की चीजें बच गई हैं कि जिन पर कोई औषधि या गोपैथी का प्रभाव डाला जाए तो वो उसे रेस्पॉन्ड करके और शरीर को बचा लेंगी, ताकत। कई बार क्या होता है कि इम्यून सेल का ही कैंसर बन गया। कई बार क्या होता है कि कैंसर इतनी आखिरी स्टेज तक पहुंच गया कि वो जो इम्यून सेल्स की कुछ बची कुची ताकत इतनी रही नहीं कि वो शरीर को उबार सके। तो ऐसी स्थिति में तो चाहे वो कोई भी पैथी है, बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हाँ शरीर में थोड़ी सी भी इम्यून कॉम्पिटेंस बची है तो निश्चित रूप से गोपैथी उसको उबार के बढ़िया करके ठीक करती है। तीसरी क्या है कि उस व्यक्ति की स्टेज, कैंसर की स्टेज क्या है। तो कई बार क्या है कि इतनी आखिरी स्टेज में पहुंच गया कि कैंसर की कोशिकाओं के अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे में बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या है कि कोई थेरेपी
अब जैसे एक तो कैंसर, कैंसर की वजह से व्यक्ति कमजोर हुआ, दूसरा कोई थेरेपी ऐसी दी गई कि उनकी वजह से कमजोर हो गया, और उसमें फिर अगर ये आजमा के देखिए तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में देखो। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि साहब हमने ये ली थेरेपी और इससे भी आराम नहीं आया। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो गई, शरीर में दमखम बचा नहीं, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल होता है। कैंसर की स्टेज भी आखिरी आ गई, उसमें थेरेपी भी ऐसी हो गई कि उसके शरीर में अब कुछ नहीं है, तब तो बड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज वो रिकवरी होती ही है। शरीर में जो कोशिकाएं हैं कैंसर की, उनमें मृत्यु होती है, उनको शरीर की इम्यून सेल्स खाके खत्म करती हैं और रोगी व्यक्ति ठीक होने लगता है, ठीक होता है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए। अब कई लोग कहते हैं कि साहब जो अंग्रेजी दवाएं हैं उनमें हमेशा ये होता है कि ये दवा इस कैंसर के लिए, ये दवा इस कैंसर के लिए, ये आप एक ही बताते हैं, एक ही दवा से सारे कैंसर कैसे सही हो सकते। तो मैंने आपको बताया अभी कि भाई जो कैंसर बनने की प्रक्रिया है उसका मैकेनिज्म एक ही है, जेनेटिक या एपिजेनेटिक। जो भी कैंसर किसी भी कोशिका का, किसी भी अंग का, किसी भी टिश्यू का बनता है, उसमें इसी प्रक्रिया से ही कैंसर बनता है हर हालत में। और इररेस्पेक्टिव ऑफ ईटियोलॉजी, कोई भी कारण है, फिजिकल कारण है, केमिकल है कोई, या वायरस है, कोई भी कारण है, सबके एक ही असर आता है जेनेटिक मटेरियल पर, और उससे कब कैंसर बनने की प्रक्रिया होती है। और कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो शरीर के नियमों का पालन न करते हुए अपनी मनमानी से, अपनी बढ़वार करके शरीर के जो पोषक तत्व उनको भी यूटिलाइज करके शरीर को कमजोर करने का काम करती है। होम्योपैथी शरीर में होलिस्टिक रूप से शरीर को टोन अप करती है, शरीर की कोशिकाओं को टोन अप करती है, कैंसर की कोशिकाओं में एपोप्टोसिस करती है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के एनके सेल्स, मैक्रोफेजेस, इनको ताकत देके कैंसर कोशिकाओं को मारने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि होम्योपैथी निश्चित रूप से लाभकारी है। और दूसरा फायदा क्या है इसमें कि एक बार अभी मैंने शायद बायो एनहांसर का भी दिया था पिछले बार कभी, तो ये किसी दूसरी पैथी के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, किसी भी पैथी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, ये उसको बढ़ावा ही देगी। मान लीजिए एलोपैथी की दवा ले रहे हैं तो ठीक है भाई, गोपैथी भी ले लीजिए साथ में, तो उससे क्या होगा कि गोपैथी अंग्रेजी दवाओं के प्रभाव को भी बढ़ा देगी और कैंसर को भी खत्म कर देगी। तो एक और एक 11 हो जाएंगे, उससे कोई घाटा नुकसान वाली बात नहीं है, किसी भी पैथी के साथ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे हमने जैसे देखा ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, इन सभी में प्रभाव देखा गया है। सभी, इंटेस्टाइन का कैंसर है, इन सभी में प्रभाव देखा गया है प्रभाव, और सभी प्रकार के कैंसर सही हुए। जो तकरीब 6-7 हजार का जो आंकड़ा मैं बता रहा था नागपुर का, और जगह का तो अलग अलग होगा। और एक हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ हैं राजस्थान के, डॉक्टर अशोक कलवर, वो और विशेषज्ञ हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल में वहां है चीफ सर्जन। उन्होंने ढेर सारे शोध किए हैं कि कैसे ठीक होता है, क्या होता है। तो सभी प्रकार के कैंसर में ये आराम देता ही देता है। दूसरा, पंचगव्य की जब बात करते हैं और 4-5 चीजें रहेगी, जैसे दूध है। अब मैंने जो अग्रवाल जी का एग्जाम्पल बताया था कि जब इसमें गीता भवन में वो रहे तो वहां पर उन्होंने देसी गायों का दूध, ताजा निकाला हुआ दूध भी प्रयोग किया। दूध में जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं, कई बार स्पेसिफिकली जब दूध की कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि 2 प्रकार के प्रोटीन्स मेनली आते हैं, A1 और A2। विदेश के गोवंश में A1 प्रकार की प्रोटीन होती है जो कैंसर बनाती है। हमारे वाले गोवंश में, देसी गोवंश में A2 प्रकार की प्रोटीन होती है जो कैंसर से बनने की प्रक्रिया से शरीर को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो जो देसी गाय का दूध अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी शरीर की इम्यूनिटी को ताकत देता है और कैंसर को खत्म करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। इसी प्रकार घी। अब
घी कैसे उपयोगी है? घी को कई प्रकार से मैंने बताया कि नाक के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, दूध में मिला के पी सकते हैं, सब्जी दाल में पी सकते हैं। और एक बताया मैंने कि घी का उपयोग, जैसे अंग्रेजी में हम लोग कई बार समझाते हैं कि घी इज नॉट ए किचन आइटम, घी इज ए डाइनिंग टेबल आइटम। माने कि घी हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही रहना चाहिए, रसोई में नहीं रहना चाहिए। माने क्या हुए इसके कि घी में आप पूड़ी पकौड़ी तली हुई चीज बनाएंगे तो वो गड़बड़, वो तो नुकसान करने वाली है। क्यों? क्योंकि घी एक बार गर्म होके जो बन जाता है, उसे बार बार गर्म करेंगे तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। घी का सही उपयोग क्या है? बने बनाए दाल में, सब्जी में डालिए, रोटी पर लगाइए और दूध में मिला करके पी लीजिए। जो बढ़िया तरीका है उसका, रात्रि को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी देसी गाय का मिला के अच्छी तरह से फेंट के, जैसे हलवाई फेंटते हैं, अच्छी तरह से फेंट के और उसको पीते हैं आप, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव शरीर में डालता है। न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को, साइको न्यूरोसिस को, साइकोटिक फियर्स को, नर्व सेल्स को मजबूत करना, ऐसे करके उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जो नर्वस डिसऑर्डर से, कई बार डिप्रेशन है, कई बार नर्व सेल में डैमेज है, तो ऐसी सभी चीजों को भी ठीक करता है। तो घी का प्रभाव अंततोगत्वा एंटी कैंसर एक्टिविटी बॉडी में आती है, करता है, होता है। अब एक आती है कि दही या मट्ठा। मुख्य रूप से जो हमारी आटे हैं, इनमें हमने बताया था, जैसे एक शब्द यूज होता है प्रोबायोटिक और एक होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में वो दवाएं सारी की जो शरीर में हम लोग देते हैं और वो बैक्टीरिया को खत्म करती हैं या उनकी बढ़वार को रोकती है। प्रोबायोटिक शरीर के लिए लाभदायक बैक्टीरिया, वो प्रोबायोटिक। आमतौर पर जो दही हम जमाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस है, स्फेरोफोरस है, ऐसे ढेर सारे बैक्टीरिया हैं जो शरीर के लिए लाभदायक चीजों का निर्माण करते हैं, शरीर के लिए लाभदायक रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया या इन बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स, जैसे मट्ठा में क्या है, मथानी से जब मथते हैं तो दही में से बैक्टीरिया टूट के, इनके सेल वाल टूट के उनका अंदर का मटेरियल भी आ जाता है। इसी वजह से कई बार हम लोग कहते हैं कि छाछ या मट्ठा ज्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू दही और दूध। तो उसमें ताकत ज्यादा रहती है, विटामिन भी, मिनरल्स भी, प्लस बैक्टीरियल प्रोटीन्स ये भी। तो ऐसे मट्ठे को पीने से शरीर में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स की पूर्ति तो होती है, साथ में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है वो आंतों में जम के वहां से निरंतर शरीर को अच्छी चीजें सिंथेसाइज करके देते हैं और एंटी कैंसरस काम करते हैं। शरीर में, आंत में विशेष रूप से कोई चीज सड़ने न पाए, कोई चीज कैंसर न बनाने पाए, इस बात को रोकते हैं। ऐसे करके दही या मट्ठे का भी प्रभाव शरीर में एंटी कैंसर आता है। मैंने संक्षेप में बताया कि कैसे गोपैथी, जिसमें गोमूत्र से लेके सारी चीजें गिनाई आपको, विशेष रूप से गोमूत्र का सबसे बड़ा योगदान है, और वो भी प्रोसेस्ड वाला, कि उसे और तुलसी अर्क ऐसे करके अगर लेते हैं, और क्या कई प्रकार की जड़ी बूटी, जैसे हम लोगों का एक्सपेरिमेंट जो था वो टेक्सास बकाटा एक प्लांट होता है, उसकी छाल को लेकर के, जिस पर यूएस पेटेंट है, वो टैक्सॉल करके। तो माने कोई ऐसी औषधि उसके साथ भी गोमूत्र देते हैं तो बायो एनहांसिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ये उनकी ताकत भी बढ़ाती है और कैंसर को भी ठीक करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कैंसर इम्यून सर्विलेंस की वीकनेस, इम्यूनो सप्रेशन की वजह से या शरीर में केमिकल जाने की वजह से जो बना था, वो कैंसर में अगर हम गोपैथी का प्रयोग करते हैं, गौ के सानिध्य में रहते हैं, सानिध्य में रहने का एक और बड़ा फायदा मैंने शायद एक बार बताया हूं कि हमारे शरीर का ऑरा बढ़ता है। ऑरा, प्रभा मंडल, जब शरीर का प्रभा मंडल बढ़ता है गाय के सानिध्य में रहने से, तो उसके भी प्रभाव होते हैं। जितना बड़ा हमारा ऑरा या प्रभा मंडल होगा, उतना ही हमें रोग न होने की बात होगी, हमारी रेजिस्टेंस अच्छी होगी रोगों में। तो इस प्रकार पूरे उसका वक्तव्य का, मेरे का निचोड़ यही है कि गौपैथी से निश्चित रूप से कैंसर सही होते हैं, इसमें कोई दो राय, कोई कंफ्यूजन या कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जैसे बाबा या कोई ऐसे लोग कह रहे हो अनपढ़ राय के,
ये वैज्ञानिक रूप से सत्य और मान्य बात है। और वो यहाँ से भी नहीं, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में हमारे पेटेंट हुए हैं और देश में कई प्रकार के रिसर्च पब्लिकेशंस, पीएचडी बच्चों की थीसिस, ऐसे करके भी कारनामे हुए हैं यहाँ। तो गोमूत्र की रिसर्च या गोपैथी की रिसर्च के बारे में मैंने बताया कि जिसमें एंटी कैंसर प्रभाव है। अब इस संबंध में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखिए, एक ही मुख्य प्रश्न निकल के आ रहा है कि जैसे वर्तमान में कैंसर महामारी बनता जा रहा है, क्या गोमूत्र का निरंतर प्रयोग करके उससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल सही बात। क्या हुआ कि मैं चूंकि समय के थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन रहते हैं, इस वजह से कई विषय मैंने छोड़ दिए। जी कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है कि जिसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया। हाँ जी, फेमस है। वास्तव में मेरा शोध तो वही उससे पहले से, माने सन 80, 81, 82, 83 तब से शुरुआत करी थी। जी और ये बात को लेकर के करी थी कि जो खाद्य श्रृंखला है, हमारे खाने पीने की चीजें, जी इनमें पेस्टिसाइड्स, जी हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, जी जी ईडीसाइड्स, इतने सारे साइड्स के केमिकल, हेवी जी मेटल्स, माइकोटॉक्सिन्स आते हैं और उनकी कम से कमतर मात्रा भी कैंसर बनाती है शरीर में जाके। और वो बात उस समय तो खैर कोई मानता ही नहीं था, बहुत बात तक लोग नहीं माने। और धीरे धीरे हमने कालांतर में देखा कि जहां जहां इन केमिकल्स का प्रयोग ज्यादा हुआ, वहां वहां ये समस्याएं बढ़ी। खाद का प्रयोग, इन केमिकल्स का प्रयोग। क्या होता था कि जितने वेजिटेबल्स हैं मार्केट में जो आते हैं, वो पेस्टिसाइड में डुबो के और ले आते हैं इनको। फल हैं, उनके ऊपर डुबो करके, कोटिंग करके या कैसे ही करके ले आते हैं। पहले कहते थे कि एक सेब रोज खाइए और डॉक्टर भगाइए। अगर सेब को बिना छीले खा लिया तो सेब के ऊपर इतना पेस्टिसाइड है कि वो उल्टा बीमार कर देगा आपको। तो इस प्रकार से माने हमारे शरीर में जो ये कैंसर बनते हैं और ये केमिकल्स जाते हैं, इन केमिकल्स से बचने का एक तो उपाय ये है कि आप ऑर्गेनिक खाइए। अब सभी को ऑर्गेनिक उपलब्ध नहीं है, इतनी सारी पब्लिक है देश की। तो ऐसे में बढ़िया यही है कि आप होम्योपैथी का प्रयोग करिए, नियमित रूप से करिए। कभी छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रिवेंटिव या उस रूप को कहते हैं हम लोग प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। क्यों होते हैं? शरीर में डिटॉक्सिफाई होते हैं, दूसरे इम्यूनिटी बढ़ती है। जी जी विनोद। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि कुछ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी देर के लिए, तो कुछ विषय छूटा था। डॉक्टर साहब, अभी जैसे खाद्य श्रृंखला के अंदर जो केमिकल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर प्रयोग हो रहे हैं, बड़े हैवी केमिकल्स प्रयोग हो रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि गोमूत्र अर्क के अंदर अगर उन सब्जियों को, या गोमूत्र अर्क के पानी के अंदर उन सब्जियों को या फ्रूट्स को घंटा आधा घंटा डुबो के रख दिया जाए तो क्या वो भी कारगर होगा? नहीं, जी वो इतना कारगर नहीं रहेगा। जी कर सकते हैं, हालांकि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हल्के से नमक के गुनगुने पानी में ऐसे रखें सब्जियों को, फलों को, तो उससे काफी हद तक वो खत्म हो जाएंगे या निकल जाएंगे उसमें से। जी गोमूत्र भी ऐड कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं थोड़े मोटे, लेकिन इतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जी या फलों में अंदर तक वो केमिकल समाये हुए। और मैंने जैसे पहले भी बताया था जब एंटी इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, कि गोमूत्र के इन विट्रो प्रभाव कम देखने को मिलेंगे आपको, और इन वीवो प्रभाव बहुत जबरदस्त दिखेंगे। इन वीवो माने कि अगर गोमूत्र का उपयोग आप अपने खाने पीने में करते हैं तो शरीर में जाके ये दोनों दूना तीगुना असर दिखाएंगे, लेकिन इन विट्रो में उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होगी।
थोड़ा मोटा डिटॉक्सिफाई तो गौमूत्र करता है, इसमें हम लोग औषधियां प्रोसेस भी करते हैं, तो थोड़ा मोटा तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, लेकिन कंप्लीटली उनको फ्री नहीं कर सकते टॉक्सिन से, क्योंकि टॉक्सिन तो सरफेस पर थोड़ा मोटा हट गया, लेकिन अंदर तक जो गया हुआ है वो नहीं हट के देता। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मुख्य ज्यादातर लोगों के यही प्रश्न थे जो मैंने आपसे कंबाइन करके पूछे। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब ने अपना एक लंबा अनुभव जो इस विषय में शोध किए वो हम सबके साथ साझा किया। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस अनुभव को दूसरों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके मित्र और आपके परिवार रिश्तेदार स्वस्थ रह सके, सुखी रह सके। क्योंकि वर्तमान के समय में जैसा अभी हमने कोरोना के अंदर भी देखा कि हॉस्पिटल के भरोसे व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, हमें खुद ही स्वस्थ रहने का प्रयास करना पड़ेगा। और यही हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत था कि हम बीमार होने से पहले ही बचें, और बीमार होने से पहले गोपैथी के माध्यम से हम कैसे बच सकते हैं, उसका जो सारांश है, उसका जो निचोड़ है, जो उसका परिणाम डॉक्टर साहब ने हम सबको बताया कि कैसे हम गोपैथी का प्रयोग करके बचे रह सकते हैं। अभी तक डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दी है। जो पहला लेक्चर था गोपैथी एक परिचय, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर है, जिसको आप सब देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका एक लिंक दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा व्याख्यान था, जो लेक्चर था डॉक्टर साहब का, वो है गोपैथी मानव स्वास्थ्य प्रबंधन और इम्यूनोमोड्यूलेशन। उसके अंदर भी बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। अगर आप इस पूरी जानकारी को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोपैथी और गायें कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो विषय था गोपैथी मानव स्वास्थ्य प्रबंधन व एंटी इन्फेक्शन, जो वर्तमान में हमें स्किन डिजीज हो रही है, जो दूसरी चीजें हो रही है, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने हम सबको बड़ी डिटेल से विस्तृत जानकारी दी थी। आप उसको भी देख सकते हैं, औरों के साथ साझा कर सकते हैं। तीसरा विषय जो इससे चौथा विषय जो इससे पहले डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बायो इनहेंसर, यानी कि वर्तमान की जो पैथी है आप उसका प्रयोग करते हुए भी इस पैथी का लाभ कैसे ले सकते हैं, उसके जो दुष्परिणाम है, जो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव आ रहे हैं, उससे आप कैसे बचे रह सकते हैं। आप इस विषय को बड़ा गंभीरता से लें, जो डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की एक लंबी तपस्या रही है। जैसे ऋषि आदि काल में जंगल में रह के तपस्या करते थे, डॉक्टर साहब 40 साल गाय के सानिध्य में रहे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अपना जीवन और समय इसके अंदर बड़ी गंभीरता पूर्वक देते हुए कुछ रिजल्ट समाज के लिए निकाला, परिणाम समाज के लिए निकाला। अब हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो सब लोग स्वस्थ रहें। अभी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि डॉक्टर साहब ने विशेष तौर पे बताया था कि लोग खुद स्वस्थ रहना सीखे। इसी विचार के साथ डॉक्टर साहब हम सबके बीच में अपना कीमती समय लेके आए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को और साथ शेयर करें और देखें और इस विषय को समझें, गाय का सानिध्य लें और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम सब कामना कर सकते हैं। और आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया।